नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं इस वक्त इंडिया चाहता है। रूस और यूक्रेन में छिड़े युद्ध पर इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। पहले इस ब्रेकिंग न्यूज के साथ शुरुआत करते हैं। यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत चल रही थी। करीब 3-3.5 घंटे तक ये बातचीत हुई। बेलारूस जो कि एक पड़ोसी मुल्क है दोनों मुल्कों का, वहां पर यह बातचीत हुई और खबर ये आ रही है कि फिलहाल ये बैठक खत्म हो गई है और ये बैठक अब दोबारा भी हो सकती है। खबर यह भी है कि यूक्रेन क्रीमिया और डोनाबास से रूसी सेना की वापसी की मांग कर रहा है। यूक्रेन ने फौरन सीज फायर की मांग भी उठाई है, यानी युद्ध विराम लगाया जाए ताकि बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। ये यूक्रेन की तरफ से, यूक्रेन के हवाले से खबरें आई हैं, जिसको आलम यह है, जिसको देखकर ये लगता है कि वो रूस पर दबाव बना रहा है कि वो पहले युद्ध विराम करे, क्रीमिया और डोनाबास से अपनी सेना की वापसी करे और फिर वो बातचीत की रास्ते को आगे बढ़ाएगा। क्रीमिया वो इलाका है जो 2014 में ही रूस ने छीन लिया था। रूस ने कब्जा कर लिया था यूक्रेन के इस इलाके पर। उससे भी वो रूसी सेना की वापसी की बात यूक्रेन कर रहा है। इस तमाम बड़े अपडेट पर बात करेंगे मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह से। आशीष, जो ये खबर यूक्रेन के हवाले से निकलकर सामने आई है 3-3.5 घंटे की बातचीत के बाद, इससे तो तनाव और बढ़ने के आसार लग रहे हैं। रूस क्या ये शर्तें मानेगा? देखिए, अभी फिलहाल जो हमें जानकारी मिल रही है सुमित जी सोर्सेस से, वो ये है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत तो खत्म हो गई, लेकिन संभवतः ये इनकंक्लूसिव रही है। आपका जो इन्फरेंस है शायद वो सही है। जो सोर्सेस से जानकारी मिली है उसके मुताबिक कोई सहमति फिलहाल बन नहीं पाई है जिस तरह से मांग यूक्रेन की है रूस से फौज को पहले वापस बुलाने का। और इसी वजह से हमें सोर्सेस से अभी फिलहाल मैं एक चीज और आपको बता दूं कि दोनों ही पक्षों की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान अभी नहीं आया। संभवतः आधिकारिक बयान भी आएगा, वो हमें देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक संभव है कि सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स के लिए दोनों पक्षों को दोबारा से बैठना पड़े और इसकी गुंजाइश बड़ी प्रबल है। तो फिलहाल ये बैठक हो गई है और यूक्रेन की तरफ से जो मांग की गई है उस पर क्या स्टैंड लिया है रूस ने, उस पर अभी औपचारिक बयान आना है। रूसी हलकों से क्या खबर है? वहां के सूत्र क्या कहते हैं? क्या हुआ इस बातचीत में? रूस क्या चाह रहा है? देखिए सुमित जी, रूस की तरफ से यही जो बैठक से पहले की जानकारी थी वो यही थी कि जो शर्तें पुतिन की थी उन शर्तों को लेकर के ही वो इस बैठक में जाने वाले थे। लेकिन क्योंकि दोनों के बीच बातचीत की गुंजाइश बनी थी और इसके लिए रूस और यूक्रेन दोनों तैयार हुए थे, इसलिए जरूर एक विंडो था जिसमें जो तमाम दूसरे देश हैं उनकी तरफ से इस तरह के इंडिकेशंस मिल रहे थे कि कोई ना कोई गिव एंड टेक हो सकता है। लेकिन मैंने जैसे आपको कहा कि बैठक तो खत्म हो गई, लेकिन दोनों की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान आया नहीं है। विवाद इतना बड़ा है, मसला इतना बड़ा है कि हमें लगता है थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए कि औपचारिक क्या बयान आता है। लेकिन इस बात की प्रबल संभावना है कि दोनों के बीच दोबारा सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स भी हो सकती है। सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स हो सकती है, तो वो कब होगी? आज ही होगी, कल होगी, परसों होगी? कोई टाइम फ्रेम? अभी इस बाबत कोई जानकारी नहीं है सुमित जी, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह का क्राइसिस है उसको देखते हुए संभव है कि आज से कल तक में जल्द से जल्द ये बैठक बुलाई जाएगी और दोनों को ही किसी न किसी निष्कर्ष पर लाने का प्रयास किया जाएगा। मैं एक बार फिर आशीष रहेगा मेरे साथ। दर्शकों के लिए बता दें कि जो 5 दिन के युद्ध के बाद करीब 107 घंटे का ये महायुद्ध चल चुका है, उसके बाद ये बातचीत की टेबल पर आते हैं दोनों मुल्क, यूक्रेन और रूस बातचीत करते हैं। 3-3.5 घंटे की पहली बार बातचीत होती है युद्ध के गोली धमाकों के बीच में, और उसके बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। यूक्रेन के सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि वो रूसी सेना के पीछे हटने की बात कर रहा है, युद्ध विराम को रोकने की बात कर रहा है, और वो ये तब कर रहा है जब खुद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर डिटरेंस फोर्स को तैयार रहने को कह दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसे में आशीष, मैं अब आपसे अगला सवाल यही जानना चाहता हूं कि क्या हालात न्यूक्लियर वॉर की तरफ जा रहे हैं? क्या रूस यूक्रेन की इन शर्तों के बाद अपनी परमाणु बम को फोड़ने वाली बात से पीछे हटेगा या आगे बढ़ेगा? देखिए, मुझे लगता नहीं कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की तरफ से अभी तक पीछे हटने के कोई संकेत दिए गए हैं। टू द कॉन्ट्ररी समित जी, उन्होंने अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को हाईएस्ट अलर्ट पर रहने के लिए कहा है और ये खबर भी अब से कुछ देर पहले ही छन करके आई है कि सुबह उन्होंने विजिट भी किया था और उसके बाद हाईएस्ट अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। तो मुझे लगता है कि वॉर प्रिपेयर्ड पुतिन जरूर है और अपनी तरफ से पूरा दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर कीमत पर यूक्रेन को अपनी शर्त मनवाएं। लेकिन यूक्रेन के साथ पूरा विश्व एक तरह से आकर खड़ा हो गया है। कुछ चुनिंदा देशों को अगर हम छोड़ दें तो निश्चित तौर पर यूक्रेन को भी बहुत बड़ा समर्थन है और ऐसे में रशिया पे भी दबाव होगा। लेकिन जस्ट टू रिप्लाई आपके सवाल का जवाब दोबारा देने के लिए, मुझे नहीं लगता कि रूस की तरफ से अभी कोई पीछे हटने के कदम दिखाए गए हैं और निश्चित तौर पर न्यूक्लियर वॉर का वो थ्रेट तो पूरी दुनिया को जरूर दिखा रहे हैं।
चलिए आशीष, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे आगे भी, लेकिन ये महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। 5 दिनों के बाद रूस और यूक्रेन एक टेबल पर आकर बैठते हैं, बातचीत करते हैं, निष्कर्ष अब तक कुछ नहीं निकला है। बैठक दोबारा हो सकती है, जो सूत्र हमको बता रहे हैं, और जो यूक्रेन के सूत्र हैं वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि वो रूस के आक्रमण से कतई भी संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, और रूसी सेना को वापसी लौटने की बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि क्रीमिया पर जो 8 साल पहले रूस ने कब्जा किया था, वहाँ से भी सेना हटाने की बात यूक्रेन इस बातचीत में कर रहा है, ऐसा कि सूत्र हमको जानकारी दे रहे हैं। औपचारिक अभी इस बातचीत का जो आउटकम है उसका इंतजार हमको करना चाहिए। लेकिन जब रूस ने 5 दिन पहले यूक्रेन पर हमला किया था तो सबने सोचा था कि ये दिए और तूफान की लड़ाई है। तूफान रूस और दिया मतलब यूक्रेन, एक बड़ा मुल्क, एक बहुत छोटा सा मुल्क। लेकिन यूक्रेन ने रूस के सामने सरेंडर करने की जगह लड़ना कबूल किया। 5 दिन बीत चुके हैं और यूक्रेनी सेना रूसी सेना से लगातार लोहा ले रही है। रूस को लगता है कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि नेटो के देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। भले ही नेटो की सेना नहीं लड़ रही है, लेकिन नेटो के देश यूक्रेन को अपने हथियार पहुंचा रहे हैं। इसीलिए अब रूस ने परमाणु हमले की धमकी का ब्रह्मास्त्र चला है। आपको याद होगा कि युद्ध शुरू होने से पहले ही पुतिन ने अमेरिका समेत तमाम नेटो देशों को ये खुली चुनौती दी थी कि कोई भी इस लड़ाई में बीच में आया तो वो ऐसी रिटेलिएशन देखेगा, ऐसा जवाब देखेगा जो इतिहास में किसी ने नहीं देखा होगा। अब परमाणु हमले की धमकी ने माहौल को और ज़्यादा तनावग्रस्त बना दिया है। एक्सपर्ट भी बोल रहे हैं आज का दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है रूस और यूक्रेन के इस युद्ध को देखते हुए, और इसीलिए मेरा आज का सवाल भी इसी से जुड़ा है, जिसकी राय हम ट्विटर पर आपसे मांग रहे हैं कि क्या परमाणु हमले की रूस की धमकी के बाद महायुद्ध, ऑप्शन 1 महायुद्ध खत्म हो सकता है, और ऑप्शन बी महायुद्ध का खतरा और बढ़ सकता है। यानी परमाणु हमले की रूस की धमकी के बाद महायुद्ध खत्म हो सकता है या ये खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। क्या लगता है आपको? जवाब दीजिएगा @ABP न्यूज के हैंडल पर। कार्यक्रम के आखिर में आपको नतीजे भी दिखाएंगे। अब इसी मुद्दे पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ हैं, बारी बारी से उनका परिचय करा देता हूं और फिर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त का विवेक काटजू जी फॉर्मर डिप्लोमेट है, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ मेजर जनरल ध्रुव कटोच साहब हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। इंडिया फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं, एक्सपर्ट हैं इस मामले की, वो हमारे साथ हैं। कुछ छात्र भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ शिवम है रोमानिया से, जो इंडियन स्टूडेंट है, फंसे हुए हैं, और साथ में हमारे साथ पूनम जोशी भी जुड़ गई हैं, जो कि अपने साथ कई स्टूडेंट्स को लेके खड़ी हुई हैं। मैं आप लोगों के पास आता हूं। जेड तारड़ भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। जेड, वेलकम टू द शो। हम लोग लास्ट वीक में बात नहीं कर पाए थे। मेरा पहला सवाल जेड आपसे ही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ अभी निकल कर सामने आ रही है 3 घंटे की बातचीत के बाद, उसमें तो ये लग रहा है कि यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं है। क्या आपको लगता है कि ये चीज़ें न्यूक्लियर वॉर की ओर आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि रूस साफ तौर पर थ्रेट कर चुका है? सुमित जी, पहली बात ये है, थैंक यू वेरी मच बात करने के लिए। तो बिल्कुल हमने यही सुना है कि रूस ने अपनी न्यूक्लियर हथियारों पर हाई अलर्ट पर रखा है उन्होंने। तो बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ कि ये चिंता वाली बात है। हम तो हफ्तों से कह रहे हैं कि हम डी एस्केलेशन तक पहुँचना चाहते हैं, ख़ासतौर पर रूस के साथ। सिर्फ हम नहीं बल्कि यूरोपियन यूनियन और नेटो मुसलसल हमने रूस से पूछा कि क्या बातचीत और बैठक के ज़रिए हम जितने भी रूस के जो लेजिटिमेट मसले हैं, सिक्योरिटी मसले हैं, उस पर हम बात करने के लिए बिल्कुल तैयार थे उस वक्त। जैसे हमने देखा, पूरी विश्व ने देखा, रूस ने इनकार किया और उन्होंने बिला वजह एक नाजायज़ युद्ध शुरू किया यूक्रेन के साथ। उन्होंने यूक्रेन पर हमला किया और उसके नतीजे अब हम देख रहे हैं। सबकी स्क्रीन्स पर, बल्कि हम देख रहे हैं कि यूक्रेन के जो एक, हम तो ये समझते हैं कि ये एक नया कॉलोनियलिज्म का युद्ध है, और हम देख रहे हैं अपने स्क्रीन्स पे कि रूस मुसलसल मिसाइल और रॉकेट यूक्रेन के आम नागरिकों तक भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। मिस्टर तारड़, ये बताइए, क्योंकि आप यूएस के
फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन के तौर पर यहाँ पर हैं, क्या आप कंटेम्पलेट कर रहे हैं, क्या आपको इस बात की आशंका है, अनुमान है कि रूस न्यूक्लियर वॉर्स का इस्तेमाल भी कर सकता है, न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है? देखिए, जहाँ तक न्यूक्लियर डिटरेंस है, ये मेरे ख्याल में इंतहाई महत्वपूर्ण बात है और बहुत ही हमें लाइटली इन बातों पर नहीं बातचीत करना चाहिए। तो जहाँ तक हमारी पॉलिसी है उसमें कोई तब्दील नहीं आई और मेरा ही ख्याल कि हमने बहुत ही इस बात पर तवज्जो देना है और टाइम देना है, क्योंकि इस वक्त जो ऑन द ग्राउंड जो यकीनी सूरत हाल है यूक्रेन में, वो ही काफ़ी है, वो ही एक बहुत बड़ी वैश्विक चुनौती है। तो सिर्फ अगर हम उस पर तवज्जो दें और अपने अटेंशन दें इस वक्त, तो वो भी मेरे ख्याल में चिंता वाली बात है। तभी तो पिछले 24 घंटों में हमारे सेक्रेटरी ब्लिंकन ने और भी $300 मिलियन और भी अधिक उन्होंने मिलिट्री सपोर्ट देने के लिए ऐलान किया। तो अमेरिका से $300 मिलियन आप यूक्रेन की हेल्प कर रहे हैं, $300 मिलियन आपने बात की जाने वाला है यूक्रेन की हेल्प करने के लिए। यही तो पुतिन को पसंद नहीं आ रहा है कि यूक्रेन में इतना इंटरेस्ट यूएस क्यों ले रहा है, क्यों यूएस वहां पर अपना रूल चाहता है। अगर सिर्फ अमेरिका होता तो मैं समझ सकता हूं कि ये एक सवाल बिल्कुल जायज़ सवाल है, लेकिन सच ये है कि सिर्फ हम नहीं हैं, पूरी यूरोपियन यूनियन इस बात पे जुड़ी हुई है, पूरी नेटो इस बात पे जुड़ी हुई है, साउथ कोरिया, जापान, सब इस बात पे जुड़े हुए हैं। आज यूएन जनरल असेंबली का इमरजेंसी मीटिंग होगा, तो अगर हम इनको देखें तो ये सिर्फ अमेरिका और रूस के मुताबिक एक मुकाबला नहीं है। अब ये सवाल ये है कि क्या 21वीं सदी में ये हो सकता है कि एक डिक्टेटरशिप अपना कॉलोनियल पास्ट को एक बार फिर रोशनी तक पहुंचाना चाहता है। उन्होंने अपना पड़ोसी देश पर बिला वजह हमला किया, क्या ये बर्दाश्त हो सकता है? अगर मैं रशियन साइड की बात करूं मिस्टर तारड़, तो उनको डर ही इसी बात का है कि आप अमेरिकन फोर्सेस उनकी बाउंड्री तक आ जाएंगी, बॉर्डर तक आ जाएंगी, न्यूक्लियर वेपन्स रूस के बिल्कुल बॉर्डर पे आ जाएंगे, अमेरिकन न्यूक्लियर वेपन्स। और अगर मैं आपको याद दिलाऊं 1962 में क्या हुआ था, जब क्यूबा में मिसाइल्स लगे थे तो अमेरिका ने क्या किया था, वही चीज़ें वहाँ के लोग बोल रहे हैं। तो यूएस क्यों नहीं कह देता कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, कम से कम ये मामला डिफ्यूज तो होगा। देखिए सुमित जी, मेरे ख्याल में अगर हम ये जो बात है असल में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और मेरे ख्याल में बहुत बोरिंग हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा तफसील में जाता हूँ, कुछ ज़्यादा ही तफसील में जाता हूँ। जहाँ तक न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, पहली बात तो ये है कि रूस ने खुद INF ट्रीटी के नाम से ये कहा जाता है, जो कि इंटरमीडिएट न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी है, उन्होंने खुद INF ट्रीटी से निकला है। तो जो हमारे इस वक्त न्यूक्लियर पॉस्चर है वो काफ़ी है। आपने शॉर्ट रेंज में आने से आपका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता, तभी तो INF ट्रीटी सालों से चल रहा था। अब रूस ने खुद वहाँ से निकल कर वो अब कह रहे हैं कि आप न्यूक्लियर फोर्सेस हमारे बॉर्डर तक पहुँचा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि नीटो और रूस के जो सरहद है, यानी कि रूस के सरहद सिर्फ 10% 10% नेटो के साथ है। तो ये भी ज़ाहिरी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि आपका अगर 90% आपका सरहद जो है वो नेटो के साथ नहीं है, आप कैसे कह सकते हैं कि ये कोई ख़तरा है, जबकि नेटो सिर्फ डिफेंसिव फोर्स है। कभी भी नेटो ने ऑफेंसिव ऑपरेशन नहीं किया, ना हमारे चार्टर में है। चार्टर में भी यही लिखा है कि सिर्फ आर्टिकल 5 एन अटैक ऑन वन इज एन अटैक ऑन ऑल। अगर आपने एक देश पर हमला किया तो बाकी भी देश जो है वो शामिल होंगे। अगर आपने हमला नहीं किया नेटो पे तो कोई ख़तरा नहीं है नेटो से। तो अगर हम इन बातों पे देखें, जहाँ तक 1962 का मामला है, चलिए वो मान भी लेते हैं कि 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं 1962 तक, तो वो बहुत ही सिचुएशन बिल्कुल अलग था। लेकिन उस वक्त भी शायद ये भी हमें कहना चाहिए कि कोई हमला नहीं था क्यूबा पर, ना कोई
हमला का कोई चांस था उस वक्त। तो अगर हम आज के वक्त पे आ जाएं, 21वीं सदी तक आ जाएं, तो ये बिल्कुल मेरे ख्याल में गलत बात है जो हम सुन रहे हैं रूस से, जो उनके प्रोपेगेंडा है। असल में सच ये है कि व्लादिमीर पुतिन पुरानी रूस के जो एम्पायर है उसको वो वापस लेके आना चाहता है। तो वो यूक्रेन को अपना कॉलोनी बनाना चाहता है। वो ये नहीं चाहते कि यूक्रेन एक आज़ाद देश हो, तो तभी उन्होंने इस युद्ध को शुरू किया। लेकिन तारड़ साहब, एक लास्ट सवाल आपसे, उसके बाद मुझे पता है आपको जाना है। इस वक्त में आपको क्या लगता है कि ये डेडलॉक कब खत्म होगा? क्योंकि 5 दिन हो गए, आज करीब 108 घंटे हो चुके हैं इस वॉर को चलते हुए, और सिचुएशन हर पल टेंस होती जा रही है। बजाय रिजॉल्व होने के चीज़ें और कॉम्प्लिकेट होती जा रही हैं। आपको लगता नहीं है कि इसको रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है ह्यूमैनिटी के लिए? बहुत लोग मारे गए, मासूम लोग मारे गए। बिल्कुल सुमित, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या रूस ने अपने सैनिक को रोकना है? उन्होंने ऑर्डर देना है कि वो अपने हथियार जो हैं वो नीचे रखे और लड़ाई झगड़ा को ख़त्म करें। इस बात पर शायद जवाब देने के लिए सिर्फ पुतिन और मॉस्को हमको दे सकते हैं। लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि पूरी विश्व इस बात पर जुड़ी हुई है कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं, यूक्रेन के आम मासूम लोगों के साथ हम खड़े हुए हैं, और जितना भी हम मदद दे सकते हैं वो हम देने के लिए तैयार हैं। शुक्रिया मिस्टर तारड़ हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता जेड तारड़ हमारे साथ थे। हिंदी में बात करते हैं, हिंदी चैनलों को बहुत वक्त दे रहा अमेरिका, क्योंकि उसको पता है कि भारत का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इस पूरे वॉर जोन में। और उसकी वजह यह है कि रूस हो या यूक्रेन, बड़ी तादाद में भारतीय इस इलाके में रहते हैं, बहुत बड़ी तादाद में भारतीय छात्र यूक्रेन में पढ़ते हैं। लेकिन ये परमाणु युद्ध की नौबत क्यों पैदा हुई, ये भी समझने की ज़रूरत है, और कैसे सिचुएशन लगातार टेंस होती जा रही है। मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय जो वॉर जोन में मौजूद हैं बीते एक हफ्ते से, उन्होंने और अपने कैमरा सहयोगी मुकेश यादव ने इस रिपोर्ट को फाइल किया है। ज़रूर देखिए ताकि समझ में आए कि क्यों मैं बार बार कह रहा हूँ कि न्यूक्लियर बॉम्ब का खतरा, परमाणु युद्ध का खतरा हर पल बढ़ता जा रहा है। Нападу противника завжди майте з собою засоби індивідуальної. बम बरस रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, मिसाइल अटैक हो रहे हैं, टैंक बारूद उगल रहे हैं, यूक्रेन के शहर खंडहर में बदलते जा रहे हैं। इसके बावजूद जंग 5वें दिन में पहुंच गई। लेकिन अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जो धमकी दी है वो इस भयानक मंजर से कहीं ज्यादा खतरनाक है। पुतिन ने सिर्फ इशारा किया है उस महाविनाश का जिसके बारे में सोचकर ही दुनिया कांप जाती है। ये धमकी है न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की, ये धमकी है परमाणु हमले की। पुतिन ने रूस की न्यूक्लियर डिटेरेंट फोर्स को हाई अलर्ट पर डालने का आदेश दिया है। अलर्ट का मतलब है कि रूस के न्यूक्लियर हथियारों को हमले के लिए तैयार रखा जाए। Уважаемые коллеги, вы видите, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все хорошо знают, но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес успехов и всего самого। पुतिन के इस ऐलान के बाद पूरी दुनिया में हलचल मच गई। अब सवाल यह है कि ये न्यूक्लियर डिटेरेंट फोर्स है क्या?
न्यूक्लियर डेटेरेंट फोर्स वो फोर्स है जो परमाणु हमलों से बचा सके और जवाबी हमला कर सके। इस फोर्स के पीछे शीत युद्ध की न्यूक्लियर डेटेरेंस थ्योरी है। इसका इस्तेमाल किसी भी परमाणु हमले को रोकने में किया जाता है। डिटरेंट फोर्स एक्टिव करने का मतलब है कि रूस न्यूक्लियर हमले के लिए तैयार है और हमले के बाद अगर उस पर परमाणु पलटवार हो तो उसके लिए भी वो अलर्ट रहे। पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि अगर कोई देश उनके रास्ते की रुकावट बनेगा तो उसे ऐसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे जो उसने पहले नहीं झेले होंगे। तो क्या यह आदेश उसी की अगली कड़ी है या फिर पुतिन की रणनीति? लंबे खिंचते युद्ध को खत्म करने का दांव, यूक्रेन पर दबाव बनाने की कोशिश, रूस पर बढ़ते हुए प्रतिबंध, पश्चिमी देशों को यूक्रेन की मदद से दूर रखना, युद्ध खत्म करने का आखिरी हथियार। जो रूस ने न्यूक्लियर हथियारों का एक प्रकार वार्निंग दी है कि वो न्यूक्लियर हथियार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो दो तीन चीज़ें जाहिर करता है। एक तो कहीं ना कहीं जो पुतिन हैं वो बुखला गए हैं, कहीं वो बैकफुट पे हैं, जैसा उन्होंने सोचा था वैसा नहीं हुआ और एक इररिस्पॉन्सिबल और इमेच्योर स्टेटमेंट पास की है। अब सवाल ये कि अगर रूस यूक्रेन की लड़ाई में न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो इसका अंजाम क्या होगा? सोवियत संघ के वक्त यूक्रेन उसका परमाणु केंद्र था। अभी भी यूक्रेन में टनों परमाणु कचरा मौजूद है। अगर न्यूक्लियर हथियार चले तो यूरोप से लेकर कई देशों तक इसके गंभीर परिणाम होंगे। दूसरा बड़ा खतरा ये होगा कि दुनिया के बाकी देश भी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। विशेषज्ञ ये मानते हैं कि ये कदम सिर्फ पुतिन की जंग जल्दी खत्म करने की रणनीति भर है, लेकिन पुतिन अपने फैसलों से हमेशा चौंकाते आए हैं। विशेषज्ञों ने कहा कि वो क्रीमिया को नहीं मिलाएंगे, पर पुतिन ने मिला लिया। विशेषज्ञों ने कहा कि डोनाबास में जंग कभी नहीं शुरू करेंगे, रूस ने की। एक्सपर्ट्स बोले यूक्रेन के साथ खुला युद्ध करने का फैसला नहीं लेंगे, पर पुतिन ने आदेश दे दिया। व्लादिमीर पुतिन का यही स्टाइल है और दुनिया के माथे पर बल इसलिए पड़ रहे हैं क्योंकि पुतिन कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर न्यूक्लियर जंग छिड़ी तो महाविनाश सिर्फ यूक्रेन में नहीं होगा, बल्कि जद में आएगी पूरी दुनिया, क्योंकि सिर्फ विश्व युद्ध नहीं होगा, परमाणु विश्व युद्ध होने का खतरा है। यूक्रेन की राजधानी कीव से प्रणय उपाध्याय की रिपोर्ट। तो परमाणु युद्ध का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली में भी एक बहुत ही हाई लेवल मीटिंग चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी उसको चेयर कर रहे हैं, विदेश मंत्री मौजूद हैं, तमाम खास मेहमान भी मेरे साथ इस शो में मौजूद है। कटोच साहब हैं, काजू साहब हैं, शिवम और पूनम जोशी के साथ कुछ वहां से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, छात्र हैं, उनके पास हम चलेंगे बारी बारी से। लेकिन ये बताते हुए मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग चल रही है, उस पर नजर रख रहे हैं। एक बहुत छोटे से अंतराल के बाद तुरंत हाजिर होते हैं और खास मेहमानों के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि अगर परमाणु युद्ध हुआ तो क्या होगा। वहां बेलारूस में यूक्रेन और रूस के प्रतिनिधि आपस में बातचीत की टेबल पे हैं, आमने सामने, लेकिन लड़ाई लगातार चल रही है। रूस लगातार हमले कर रहा है। खबर आ रही है कि खार्किव में फिर एक बार रूस ने हमला किया है और ये इस बार भी कई लोगों के, कई यूक्रेनी नागरिकों के मारे जाने की खबर है। खार्किव के रीजनल गवर्नर का यह बयान सामने आया है जो ये कह रहा है कि बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने की खबरें हैं। कुछ देर पहले वो तस्वीरें देखी थी आपने, जहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में फायरिंग की जा रही थी रॉकेट लॉन्चर के जरिए। अब खबर आ रही है कि 11 नागरिकों की, यूक्रेन के 11 नागरिकों की खार्किव में मौत हुई है। रीजनल गवर्नर के हवाले से ये खबर आ रही है। लड़ाई के बीच बातचीत चल रही है। मेरे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। कटोच साहब, मैं बगैर वक्त गंवाए पहली बात तो शुक्रिया आप सबका अपनी बारी का इंतजार करने के लिए। और मेरा पहला सवाल आपसे कटोच साहब, क्या आपको लगता है कि दुनिया अब न्यूक्लियर वॉर की ओर आगे बढ़ गई है? जिस तरह का रुख अभी आपने जेड तारण को सुना, फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन को, और रूस जिस तरीके से अपनी न्यूक्लियर फोर्सेस को अलर्ट पर रख रहा है। और देखिए, मुझे नहीं लगता है कि इस समय पर दुनिया न्यूक्लियर वॉर की तरफ जा रही है। बेशक रूस ने हाई अलर्ट पर अपनी फोर्सेस को कर दिया है, लेकिन नेटो ने इसका जवाब कोई नहीं किया। तो ये मैं समझता हूँ नेटो की तरफ से कुछ समझदारी हुई है, क्योंकि न्यूक्लियर, एक बार जब न्यूक्लियर युद्ध शुरू हो जाएगा तब इसका कोई अंत नहीं है।
तब तो ना तो रूस बचेगा, ना अमेरिका बचेगा, ना नेटो बचेगा, ना चीन बचेगा, ना भारत बचेगा। तो इसका इम्पैक्ट जो है ये नहीं है कि एक या दो मिसाइल्स भेज दी जाएंगी, तब तो फिर हज़ारों की तादाद में न्यूक्लियर मिसाइल सभी जगह पर ये बिछड़ जाएंगी और दुनिया में मुझे नहीं लगता है कि कोई भी कोना जो है वो सुरक्षित रहेगा। तो ये प्रेसिडेंट पुतिन के हित में नहीं है। लेकिन बात सिर्फ ये है कि ये युद्ध कितना लंबा चलेगा और मुझे नहीं लगता है इस समय पर प्रेसिडेंट पुतिन किसी भी हालत में पीछे हटने वाले हैं। तो अभी सिर्फ बात एक चीज़ देखने की है कि जो यूक्रेन की जनता है और उनकी लीडरशिप जो है उनमें कितना दम है। अगर वो अपना हौसला रखते हैं तब ये बड़ी लंबी लड़ाई चल सकती है और अगर उनका हौसला टूट जाए तब तो हो सकता है 2 या 3 या 4 दिन के अंदर भी ये लड़ाई समाप्त हो सकती है। इस समय पर कहना ये कितना लंबा चलेगी हम कह नहीं सकेंगे, बिल्कुल। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि ये न्यूक्लियर युद्ध की तरफ इस समय पर लेकिन कोई निशानी जो बात आप कह रहे हैं कटोच साहब, मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए काजू सर के पास जाना चाहूंगा। विवेक जी, नेटो ऑफिशियली सेना नहीं भेज रहा है, अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, पर अभी अभी जेड तारण ने कहा कितने मिलियन डॉलर की हमने मदद कर दी है। खबर आई कि जर्मनी से 1000 टैंक रोधी हथियार यूक्रेन को दिए जा रहे हैं। चेक रिपब्लिकन अपनी मशीन गन, अपने असॉल्ट राइफल, पिस्टल से मदद कर रहा है यूक्रेनी सेना की। नीदरलैंड्स 200 एंटी एयरक्राफ्ट गन्स दे रहा है। तो ये तमाम देश जो नेटो से जुड़े हुए हैं, जो अमेरिका के साथ है, यूक्रेन के साथ हैं, वो मदद कर रहे हैं। रूस के खिलाफ खुलकर खड़े हो गए। पुतिन को हम जानते हैं कितने जिद्दी स्वभाव के हैं, जो हमने अब तक देखा। तो इसीलिए मेरा डर है ये अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को हाई अलर्ट पे कर देना। और क्या ये उतना बड़ा रिस्क लेंगे व्लादिमीर पुतिन? उतनी बड़े सर पे जुनून छाया होगा उनके? देखिए, 2 चीजें। पहला, ये जो पुतिन ने न्यूक्लियर फोर्सेस को अलर्ट पे किया है, वो इसको स्ट्रेटेजिक भाषा में कहते हैं, सामरिक भाषा में कहते हैं सिग्नलिंग, यानी इशारेबाजी। पुतिन जो है वो इशारा कर रहे हैं अमेरिका की हुकूमत को, नेटो के और देश को कि देखिए मेरी इच्छा शक्ति को आप कम ना सकें। ये युद्ध छेड़ा है मैंने, कुछ उद्देश्य के साथ छेड़ा है और जब तक वो पूरा नहीं हो जाता मैं पीछे नहीं। उसी प्रकार से नेटो के सामने ये मुश्किल है कि वो ये मैदान छोड़ नहीं सकते हैं कि रूस जो चाहे वो कर ले, और वो ये भी चाहते हैं कि रूस को यूक्रेन के दलदल में फंसाते जाए। इसीलिए ये आप जो कटोच साहब कह रहे थे वो बिल्कुल सही है। वो ये कि यूक्रेन की जनता, यूक्रेन की हुकूमत और यूक्रेन की फौज कितने देर तक लड़ाई करती है। मेरा मानना है कि पुतिन का यहां मिसकैलकुलेशन हुआ। वो समझते थे कि जल्दी ही ये मामला खत्म हो जाएगा, एक शब्द और। इसीलिए उन्होंने अपील की थी यूक्रेन की सेना को कि ज़ेलेंस्की को हटाओ, हम और तुम तो इस पे सौदेबाजी कर सकते हैं। लेकिन वो पासा अभी ठीक पड़ा नहीं है, तो ये युद्ध चलेगा, क्योंकि अब यूक्रेन का भी मनोबल बढ़ गया है। ज़ेलेंस्की को आप देखिए वो किस तेवर में बात कर रहे हैं। उनके एक यूक्रेन का जो राष्ट्रवाद है वो भी ऊपर आ गया। बिल्कुल काटजू साहब, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, 2 खबरें आ रही हैं, लगातार 2 खबरें आ रही हैं कि यूएनजीए का सेशन शुरू हो गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा जो कि बुलाई गई थी, 193 देश मिलकर इस बड़े क्राइसिस पर चर्चा करने वाले हैं। अभी अभी ये बड़ी खबर आ रही है। और दूसरी बड़ी खबर ये आ रही है कि यूरोपियन यूनियन ने ये तय किया है कि वो और ज्यादा सैन्य मदद पहुंचाएगा यूक्रेन को। तो यूरोपियन यूनियन खुलकर यूक्रेन के साथ खड़ा हो गया है। तो अब एक तरीके से दुनिया में रूस अलग थलग पड़ता जा रहा है। रूस के सामने, रूस को मदद के लिए बहुत ज्यादा देश आगे नहीं आए हैं, लेकिन यूक्रेन के साथ और यूक्रेन ने जो 5 दिनों से लड़ने का मादा दिखाया है ज़ेलेंस्की ने, उसके पीछे दुनिया खड़ी होती जा रही है। यही पूछेंगे, मेरे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं, फटाफट उनका एक रिएक्शन ले लेता हूं। पूनम जोशी, आप वहां पर हैं। पूनम, रोमानिया में हैं। पूनम, आप क्या कह रहे हैं बच्चे वहां के, यूक्रेन के बच्चे क्या कह रहे हैं, इंडियंस? उम्मीद है कब तक लौटेंगे?
मतलब मुझे बहुत हैरानी हुई सुमित ये सुन के, जब मैंने बच्चों से पूछा कि क्या आप होप करते हैं कि आप वापस जाएंगे, बोले हाँ हम सितंबर में वापस आ रहे हैं, क्योंकि हमारी पढ़ाई ऐसे ही थोड़ी हम आधी छोड़ देंगे। राइट। और हमें ये अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, हमें ये अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, हम इट्स अ लॉट इज एट स्टेक। वेरी ट्रू। तो ये वाकई में यही जज्बा है, सितंबर तक उम्मीद करनी चाहिए कि ये लड़ाई खत्म हो, सब चीज़ें ठीक हो। प्रीति मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रीति यूक्रेन से लौटी हैं वापस सकुशल। प्रीति, अब आप अपने मुल्क में हैं, आई होप कि अब आप रिलैक्स होंगी, टेंस नहीं होंगी, अपने लोगों के बीच में हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा वो बॉर्डर क्रॉस करना, वो हेल्प मिलना या नहीं मिलना? क्योंकि ये खबरें आज अब निकल कर सामने आ रही हैं कि यूक्रेनियन फोर्सेस इंडियन स्टूडेंट्स को तंग भी कर रहे थे क्योंकि हमने उनको सपोर्ट नहीं किया संयुक्त राष्ट्र में, सिक्योरिटी काउंसिल में। देखिए, हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तब हम बहुत ज़्यादा फोर्स किया अच्छे से, मतलब हमें इतना अच्छे से इवानो से लेकर के रोमानिया तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, हमें पैदल चलना पड़ा था 5.5 किलोमीटर के करीब, बट हमें जो मतलब हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स थे अजय भैया एंड विजय, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की है हर एक चीज़ में। बॉर्डर क्रॉसिंग से लेकर के एयरपोर्ट तक हमें ले जाया गया और हमें ऐसा कुछ नहीं मतलब फील हुआ कि मतलब ये जो भैया लोग के आपने नाम लिए, ये क्या आपके सीनियर थे कॉलेज के? बहुत अच्छा। या ये एम्बेसी के लोग थे? हाँ जी, नहीं, ये हमारे सीनियर्स थे और ये कॉन्ट्रैक्टर्स भी हैं हमारे, तो इन्होंने ही हमारी हेल्प की है हमारी सिटी से बॉर्डर तक पहुंचने में। आपको कहाँ, किस सिटी में थी आप? कितना टाइम लगा बॉर्डर तक आने में? कैसे आई बॉर्डर तक? मैं इवानो सिटी में थी और हमें करीबन 2.5 घंटे लगे थे बॉर्डर तक पहुंचने में। ओके। अभी आपके कोई जानकार, कोई दोस्त है वहां बॉर्डर पे जो क्रॉस नहीं कर पाए, अभी यूक्रेन की साइड पर हैं? उनसे कोई अपडेट मिल रहा है आपको? मेरी फ्रेंड है वरुण फंसे हुए हैं अभी वहाँ पर कीव में हैं और उनको इवन कोई ट्रेन बस वगैरह कोई कुछ भी प्रोवाइड नहीं हो रहा है। और उन्होंने हमें बताया कि यहाँ से एम्बेसी के लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है निकलने में कीव से, और मीन्स कि वो जैसे ही ट्रेन में घुस रहे हैं उन्हें यूक्रेनियंस जो है बाहर फेंक दे रहे हैं। तो अभी मेरी बात हुई थी जस्ट उनसे, तो अभी उन्हें एक ट्रेन मिली है, वो उसमें गए हैं, विनित्सा के लिए निकले हैं। होप सो कि वहाँ पे कोई हो उन्हें जो हेल्प कर सके वहाँ से निकलने में। चलिए प्रीति, हमारे साथ शिवम भी जुड़े हुए हैं। शिवम खार्किव में हैं। शिवम वहाँ फंसे हुए हैं। शिवम, कैसे हैं आप? क्या सिचुएशन है बाहर? सर हम अभी खार्किव में हैं, यहाँ पे मेट्रो में है सर यहाँ पे अभी मेट्रो में 150 से 200 बच्चे हैं और पूरे खार्किव में देखा जाए तो अप्रोक्स 4-5 हज़ार बच्चे हैं सर ये जो वीडियो सामने चल रही है सर, ये मेरी लोकेशन से। आपका लिंक चला गया शिवम, आपने क्या कैमरा रोटेट किया है? हेलो, हाँ शिवम बोलिए, सुन रहा हूँ। हाँ जी सर ये जो मेरी ये जो आप स्क्रीन पे भी वीडियो चल रही है सर, ये मेरे यहाँ से अगला मेट्रो स्टेशन है, वहाँ की है सर ये। अच्छा, आप कब से यहाँ पर फंसे हुए हैं मेट्रो स्टेशन में? खुद समझ सकते हैं सर अप्रोक्स 5 दिन हो गए सर। खाने पीने का सामान है आपके पास? क्या सर? खाने पीने का सामान है आपके पास शिवम? सर खाने पीने के लिए कल हमने बिल्कुल भी कुछ नहीं खाया था शाम को। कल यहाँ की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने एक ब्रेड सप्लाई किया था सबको, हमने कल सिर्फ वही खाया था। और आज इन्होंने सुबह हमें बोला था कि अभी थोड़ा माहौल शांत है तो अपने अपने फ्लैट वगैरह या फिर जहाँ भी अगर पास में रहते हो तो जाके ले सकते हो। तो हमने आज अपना खुद ही खाने का खुद किया था और अभी शाम का कुछ पता नहीं है सर। और अभी बिल्कुल बाहर बॉम्बिंग वगैरह हो रही है सर, तो माहौल बहुत यहाँ पे क्रिटिकल है सर। खार्किव तो काफ़ी क्रिटिकल है। खार्किव में कई सारी खबरें आई हैं, वहाँ पे कई सारे अटैक्स हुए हैं, मिसाइल्स दागी गई हैं खार्किव को टारगेट करके। शिवम, मैं ये जानना चाहता हूँ अपना कोई इंडियन साथी
किसी अटैक में हताहत तो नहीं हुआ है, इंजर्ड तो नहीं हुआ है? कोई खबर है आपके पास? नहीं सर, अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं मिली है हमें कि हमारा कोई भारतीय साथी कोई इस चीज़ के मतलब उसमें आया हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाकी अभी तक सारे सेफ हैं और होप यही है कि हम जल्दी जल्दी यहाँ से निकल के जाएं। एक चीज़ और शिवम, ये जो यूक्रेनी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पुलिस हो गई, आर्मी हो गई यूक्रेन की, क्या वो इंडियंस के साथ कोऑपरेट कर रही हैं? परेशान तो नहीं कर रही हैं? सर अभी तक यही देखा है कि हाँ वो लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। वो लोग आज भी उन्होंने दोपहर को खाना वाना उन्होंने सप्लाई किया था, तो उन्होंने हमको भी दिया था, इंडियंस को भी दिया था। तो अभी तक तो वो कर रहे हैं, आगे का अभी कुछ हम कह नहीं सकते। मतलब ये है कि जो यहाँ की गवर्नमेंट है उन्होंने सिविलियंस को वेपन रखने की परमिशन दे दी है, तो वो चीज़ हमारे लिए बहुत नेगेटिव है सर। वेरी ट्रू। तो आप जिस मेट्रो स्टेशन में खार्किव में शिवम, क्या और मुल्क के लोग भी हैं? क्या और कंट्री के सिटीजन्स भी उसी मेट्रो में आपके साथ शेल्टर लिए हुए हैं? सर यहाँ पे मोस्टली इंडियंस ही हैं और लोकल कुछ यहाँ के यूक्रेनियंस हैं। और किसी मुल्क के नागरिक नहीं है वहाँ पे? अमेरिकन, चाइनीज, साउथ अफ्रीकन, किसी और कंट्री के भी हमें कुछ मिला नहीं है सर यहाँ पे। ठीक, एक सवाल शिवम और बताइए, क्या इंडियन एम्बेसी के लोगों से संपर्क हो पा रहा है? क्या आप उनके टच में हैं? उनसे बात हो पा रही है? क्योंकि आप सीधे दिल्ली में मुझसे बात कर रहे हैं, जो कीव में बैठी इंडियन एम्बेसी है उनसे बात हो पा रही है? और क्या वो हेल्प कर पा रही है आप लोगों की? नहीं सर, इंडियन एम्बेसी से कोई हमें मदद अभी तक ऐसी मिल नहीं रही है। उन्होंने हमारे यही सुनने में आया कि उन्होंने यही बोला है कि अगर अब तुम खुद का देख सकते हो, खुद जैसा तुम्हें करना है वैसा कर सकते हो, यहाँ पे हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। और सर खार्किव रीजन आपको भी पता है, मतलब इन्होंने बोला है पोलैंड वगैरह चले जाओ, तो पोलैंड यहाँ से 1500-2000 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ जाना पॉसिबल नहीं है सर। शिवम, एक आखिरी बात, इंडियन सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने एक ट्विटर हैंडल जारी किया है @ऑपरेशन गंगा। आप वहाँ पर जाकर अपनी बात लिख सकते हैं, बता सकते हैं, अपना फ़ोन नंबर, अपने डिटेल दे सकते हैं कि आप कहाँ फंसे हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि विदेश मंत्रालय के लोग इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, और नहीं भी देख रहे होंगे तो कम से कम उस ट्विटर हैंडल को ज़रूर देखेंगे। और आप तमाम लोग जो वहाँ फंसे हुए हैं, हमारे भारतीय नागरिक, उनकी मदद तो पहुँचाने की कोशिश करेंगे। उस हैंडल का इस्तेमाल करिए, वहाँ पर अपनी जानकारी छोड़िए। शिवम सर, हमने अभी तक अपनी तरफ से सारी कोशिशें करके देख ली हैं। हमने यहाँ से अलग अलग वीडियोस बना के मतलब गवर्नमेंट को शेयर कर दी हैं, और अपनी सारी तकलीफें अभी तक हमने हर तरह से मतलब किया है, लेकिन हमारे पास अभी तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं आया सर। शिवम, हम अपनी तरफ से हम लोग कोशिश करेंगे, एबीपी न्यूज़ हमारे सहयोगी, कि आप तक मदद पहुँचे। हम विदेश मंत्रालय के लोगों तक ये बात को ज़रूर पहुँचाएंगे। शिवम, ध्यान रखिएगा अपना, बहुत ज़्यादा भी आप बेशकीमती लोग हैं, हिंदुस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ। शुक्रिया शिवम, ऑल द बेस्ट। हम दुआ करेंगे कि आप जल्द से जल्द वापस लौटें, इस उम्मीद के साथ कि तमाम हिंदुस्तानी जो वहाँ फंसे अभी भी हज़ारों की संख्या में वो सकुशल लौट के आए, भारत सरकार उन तक मदद पहुँचाए और वो निकल आए, ये हमारी दुआएं। इस बीच यूएनजीए की तस्वीरें आप इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा शुरू हो चुकी है, जहां पर अमेरिका और यूक्रेन ये प्रस्ताव लेकर आए कि रूस की निंदा की जाए। क्या होगा, 193 देश इसमें क्या रुख लेने वाले हैं, वो इस बैठक के बाद बहुत हद तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि अमेरिका क्या चाहता है यूक्रेन और रूस के इस युद्ध के बीच में। अब मेरे साथ रूस से पुतिन की, राष्ट्रपति पुतिन की पार्टी जो है उसके विधायक हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अभय सिंह, जो कि हिंदुस्तानी मूल के हैं, बिहार से आते हैं, 30-32 सालों से रूस में है, मॉस्को में रूस में है, कुर्स नाम की एक जगह है, वहाँ से विधायक हैं। अभय सिंह जी, धन्यवाद एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे, हम लोग बहुत डरे हुए हैं इस वक्त, पूरा हिंदुस्तान, पूरी हिंदुस्तान की आवाम इस बात से डरी हुई है कि न्यूक्लियर वेपन ड्रॉप होने वाले हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप होने वाले हैं यूक्रेन में। करीब 17 से 20 हज़ार हमारे भारतीय बच्चे वहां फंसे हुए हैं। देखिए, परेशानी की कोई बात नहीं है। आप ये वीडियो कल का जो है वो हमने भी देखा है, और इंडियन स्टूडेंट
के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है वो रशियन आर्मी में नहीं किया है, वो यूक्रेन के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। तो हमारे रशियन आर्मी को तो इंस्ट्रक्शन है कि इंडियन को कोई टच भी नहीं करेगा, ऐसे भी आम जनता को किसी को टच भी नहीं करना है, इसलिए परेशानी की कोई जरूरत नहीं है। और मेरे ख्याल से कुछ निगोशिएशन करना होगा इंडिया और रशिया गवर्नमेंट की तरफ से, जो हमारे बॉर्डर के तरफ हैं इंडियन सिटीजन, उनको हमारे रशिया के थ्रू उनको लाया जा सकता है। नहीं, क्या बॉम्ब ड्रॉप होगा, न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर वॉर हो सकता है? पुतिन साहब ने हाई अलर्ट पे कर दिया अपने पूरी न्यूक्लियर फोर्सेस को, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इंडियंस डरे हुए हैं। हाँ, देखिए हाई अलर्ट तो किया गया है। हाई अलर्ट इसलिए किया गया है कि अगर हमारे देश पे किसी देश से हमला होगा तो उसकी जवाबी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि आप तो जानते हैं कि यूक्रेन का युद्ध नहीं है, उसके पीठ पीछे दूसरे देशों का हाथ है जो इस पे काम करवा रहे हैं यूक्रेन के थ्रू। तो वो देश जो है वो एटॉमिक देश है, अगर उनसे खतरा होगा हमारे देश को तभी उस जवाबी कार्रवाई की जाएगी, वो भी यूक्रेन पे नहीं की जाएगी, उन देशों पे की जाएगी जो हमारे देश पे हमला करेंगे। हमारे साथ कंफर्म बात है अभय कि जी, यूक्रेन एक नॉन एटॉमिक कंट्री है। राइट। हमारे साथ जेड तारड़ साहब भी जुड़ गए। मैंने रिक्वेस्ट की थी अपनी टीम से, क्योंकि आप हमारे साथ हैं, तो एक रूस का रिप्रेजेंटेटिव, एक अमेरिका का रिप्रेजेंटेटिव, दोनों ऑफिशियल लोग, मैं ये बात करना चाहूँगा। तारड़ साहब, ये कह रहे हैं साफ तौर पर अभय सिंह कि अगर इन पर न्यूक्लियर अटैक हुआ तो रिटेलिएशन में ये न्यूक्लियर बॉम्ब चला सकते हैं। तो क्या नेटो कंट्रीज प्लान कर रही हैं रूस पर न्यूक्लियर अटैक करने का, परमाणु हमला हो सकता है? जिससे मुझे ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि शायद हम इस बात पर कुछ ज़्यादा ही हमने फोकस की है। बिल्कुल बहुत ऑब्वियसली महत्वपूर्ण बात है जब आप न्यूक्लियर हथियारों के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये कहते हुए जो असल इस वक्त वैश्विक चुनौती है वो यूक्रेन में हो रहा है, तो बजाय कि हम बहुत डिस्ट्रैक्ट हों, हमको ये देखना पड़ेगा कि यूक्रेन में क्या सूरत हाल है इस वक्त। जो आम नागरिकों के बारे में अगर आप सोच रहे हैं यूक्रेन में ख़ास तौर पर, उनके क्या हालात हैं इस वक्त और हम उनको मदद कैसे पहुंचा सकते हैं। पर आप तो सेना की मदद कर रहे हैं तारड़ साहब, $300 मिलियन आपने कहा कि और सैंक्शन कर दिए हैं आप लोगों ने यूक्रेन की मदद करने के लिए, तो ऐसे में वॉर कैसे ख़त्म होगा और युद्ध तो और बढ़ जाएगा आगे? देखिए, उम्मीद तो ये नहीं है कि जो युद्ध है वो आगे जाएगी, बढ़ेगी, लेकिन ये भी हमें मानना पड़ेगा कि इस वक्त जो फैसला है वो सिर्फ व्लादिमीर पुतिन का है और रूस का है कि क्या उन्होंने ये जो नाजायज़ हमला शुरू किया है उन्होंने यूक्रेन पर, उन्होंने क्या उसको रोकना है या नहीं। अभय सिंह जी, आप सुन रहे हैं तारड़ साहब को, वो बोल रहे हैं नाजायज़ हमला व्लादिमीर पुतिन ने शुरू किया, सीधे तौर पर आप पर अटैक है, रूस जो है वो ज़्यादती कर रहा है यूक्रेन पर। अभय सिंह, जवाब देना चाहेंगे? देखिए, आपको मैं इतिहास बता दूं, पुराना इतिहास देखिए यूक्रेन और रशिया का। एक्चुअली इनफैक्ट ये पुराना एक ही नस्ल के लोग हैं, स्लावियान इनको बोलते हैं। रशियन लोग, यूक्रेनियन लोग एक ही इनकी उत्पत्ति एक ही जगह से हुई है, सब ये स्लावियानीन है। लेकिन सोवियत यूनियन टूटने के बाद पिछले 30 सालों से यूक्रेन के पीछे कुछ बाहरी देश उन पे काम कर रहे थे और इस तरह उनको भड़काया गया है कि आज वहां के लोग ये परिस्थिति में आ गए हैं। नहीं, पर अभय सिंह जी, वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, वो अपना भला बुरा सोच सकता है, ये आप कैसे कह रहे हैं कि भड़काया गया उनको? बिल्कुल, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ, आपने जो सवाल किया उस पर आ रहा हूँ। आप मेरे को एक छोटी सी बात का जवाब दीजिए कि अगर हिंदुस्तान के बगल में बांग्लादेश में चाइना और अमेरिका का आर्मी का अड्डा बना देगा वहां पे, तो हिंदुस्तान आप कैसा उसके साथ बिहेव करेंगे?
आपको कैसा लगेगा? क्या जरूरत है चाइना का आर्मी बेस बनाने का बांग्लादेश? क्या बेस होगा? वही बेस है नाटो का हमारे यूक्रेन में आने पे। वही रिएक्शन होगा जो इंडिया करेगा। अभी हम लोग वैसे ही रिएक्ट कर रहे हैं। तारड़ साहब, आप जिम्मेदार हैं। इनडायरेक्टली अभय सिंह ये साफ समझ कर रहे हैं क्योंकि यूएस यूक्रेन के जरिए बॉर्डर तक बात पहुंच रहा है, इसीलिए रशिया रिएक्ट कर रहा है, रिटेलिएट कर रहा है। तारड़ साहब। सुमित जी, देखिए, पहली बात तो ये है, मैं बहुत स्पष्ट तौर पर कहूँगा कि जो हम सुनते हैं मॉस्को से वो ज़्यादातर झूठ है। तो हम बिल्कुल इन बातों पर भरोसा नहीं करना चाहते, बल्कि उनके डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन इस वक्त पूरी विश्व में शायद बहुत हम सुन चुके हैं। तो मैं बिल्कुल नहीं मानता जो भी हम सुनते हैं मॉस्को से कि वो सच है। और अगर हम यूक्रेन, जो बहाना हम बार बार सुन रहे हैं मॉस्को से कि जी हमें यूक्रेन का जो राजनीति है, उनकी अपनी ज़ाती राजनीति है, हमें पसंद नहीं है। चलें ठीक है, वो मान भी लेते हैं कि पुतिन को ठीक नहीं लगता कि यूक्रेन जो है वो ब्रसल्स की तरफ आना चाहते हैं, वेस्ट की तरफ जाना चाहते हैं, वो मान भी लेते हैं। लेकिन इसका मतलब है आपने युद्ध शुरू करना है, आपने हमला करना है, आपने यूक्रेन पर कब्जा करना है। हमने खुद सुना है पुतिन से कि वो समझते हैं कि यूक्रेन का एग्जिस्टेंस, उनका देश जो है बिल्कुल नाजायज़ है। वो कहते हैं कि यूक्रेन होना ही नहीं चाहिए। यानी कि वही जो बातें हमने 100 साल पहले सुना है कॉलोनियल पावर्स से, जब उन्होंने कॉलोनियल पावर्स ने दूसरे देशों पर कब्जा किया, तो वही हम सुन रहे हैं पुतिन से। तो मिस्टर तारड़, आप यही बात हम जब पहले कनेक्ट आप कर रहे थे, मैं अभय सिंह का रिएक्शन ले लूं। अभय सिंह, कोलोनियलिज्म, साम्राज्यवाद की ओर पुतिन बढ़ रहे हैं, और यहां तक तारड़ साहब ने कहा था जब आप नहीं कनेक्टेड थे कि ये पूरे यूएसएसआर का सपना देख रहे हैं पुतिन, सबको एक साथ कर देना चाहते हैं। क्या ये गलत है कि पुतिन चाहते हैं कि दोबारा यूएसएसआर बन जाए, दोबारा रेड फ्लैग दिखने लगा है आपके देश में? देखिए, कम्युनिस्ट तो आने वाला है नहीं। अगर बात एक यूनाइटेड कंट्री की बात कर रहे हैं, तो अगर सारे देश जैसे नेटो कंट्री मिल गए हैं, वैसे अगर कुछ देश मिलना चाहेंगे तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वहाँ की जनता का इसमें सपोर्ट होना चाहिए, वहाँ के लोगों का सपोर्ट हो और मिले तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। और जहाँ तक पुतिन साहब का बात कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा वार छेड़ा, ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसी कोई बात नहीं है। अभय सिंह जी, हमने तस्वीरें देखी हैं अभी कि मॉस्को में पुतिन साहब के इस फैसले के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हुए हैं अभी डे 1 पे, 3 दिन पहले। वो अभी मैं फर्स्ट क्वेश्चन को आपका मैं जवाब दे देता हूं, उसके बाद फिर इसको भी जवाब दूंगा। देखिए, जहां तक नेगोशिएशन की बात है, अब आज नेगोशिएशन हो रहा है, और पिछले एक महीना से रशियन आर्मी घेर के बैठी हुई थी। इतने हार्ड कंडीशन में, बर्फ के समय में, तंबू के नीचे, टेंट के नीचे लोग बैठे हुए थे हमारी आर्मी। 1 महीना से ज्यादा समय था, और केवल इतना कहना था यूक्रेन के प्रेसिडेंट को कि भाई, आई विल बी द पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन बट आई विल नॉट गो टू नेटो। बस यही सारी बात खत्म हो जाती। लेकिन यहाँ सारा उल्टा हो रहा है। रशिया को चिढ़ाने के लिए नेटो किए जा रहे हैं। वो उन्होंने ही हमें वहां तक, इस स्थिति तक लाके मजबूर किया है ऐसा ऑपरेशन चलाने के लिए। अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। रशिया में प्रोटेस्ट हुए हैं पुतिन साहब के खिलाफ, क्या होगा? देखिए, हमारे राष्ट्रपति पुतिन को और उनके डिसीजन को मैक्सिमम जनता का सपोर्ट है, और ये मैं नहीं कर सकता हूं कि वर्ल्ड का ऐसा कोई भी लीडर है जिसको 100% लोग सपोर्ट करते होंगे। हमारे यहाँ भी यूक्रेनियन माइग्रेटेड लोग काफी ज्यादा हैं, काफी ज्यादा, मोर देन 1 मिलियन लोग यहाँ रहते हैं परमानेंट। और उन लोगों में से कुछ लोग तो प्रोटेस्ट करेंगे ही, और 100% सपोर्ट किसी वर्ल्ड के किसी लीडर को नहीं मिल सकता है। नहीं, पर अभय सिंह जी, आपको तो वर्ल्ड के देशों का भी सपोर्ट मिल रहा है क्या? रूस और बेलारूस के अलावा और कोई कंट्री है जो आपको सपोर्ट कर रही है? बहुत सारी कंट्री है जो रशिया के साथ है, बहुत सारी कंट्री है जो
दूसरे बड़े कंट्री के प्रेशर में आके न्यूट्रल पोजीशन रखी हुई है, वो किसी का सपोर्ट नहीं कर रही है। मैं इसको ये भी मानता हूं कि वो इंटरनली रशिया के साथ है। जैसे अब ये मैं उदाहरण नहीं दे सकता। मिस्टर तारड़, ये बताइए, इनको भरोसा है कि बहुत से मुल्क इनके साथ हैं, UNGA की बैठक चल रही है, वहां पे क्या होगा आज और उसके बाद, क्योंकि हम जानते हैं कि UNGA का जो भी चार्टर पास होता है, रेजोल्यूशन पास होता है, उसका बहुत सिग्निफिकेंस नहीं होता है। इसके बाद क्या एक्सपेक्ट कर रहा है अमेरिका? देखिए, असल में जो मकसद हमारा ये है वो ये कि हमने रूस पर एक इंतहाई बड़ी कॉस्ट डालना चाहते हैं हम, क्योंकि हम समझते हैं कि अब ये भी बहुत ज़ाहिरी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि 21वीं सदी में एक डिक्टेटरशिप, एक पड़ोसी लोकतांत्रिक देश पर हमला नहीं कर सकता। ये बिल्कुल नाजायज़ है। मैं बार बार ये कहूँगा, आप जितने मर्जी आप बहाना बनाएं कि कोई भी आप बहाना इसमें लगाएं, लेकिन 21वीं सदी में आप युद्ध बिला वजह नहीं शुरू कर सकते, आप किसी पड़ोसी देश पर कब्जा नहीं कर सकते। तो हम इस बात पर कभी नहीं रोकेंगे और UNGA असेंबली का जो UN जनरल असेंबली का जो आज मीटिंग है वो इसी बात पे है। ये 40 साल पहले शायद ऐसा इमरजेंसी मीटिंग हुई थी पिछली दफ़ा, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना सीरियस, कितना महत्वपूर्ण ये बात है। 2/3 पूरी दुनिया में देश इस बात पे बिल्कुल मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, दुनिया के दो वर्ल्ड पावर हैं आप लोग, एक तरफ रशिया है, एक तरफ अमेरिका है। मैं आप दोनों से कहना चाहता हूं, ये अपील है हिंदुस्तान की, हम लगातार कहते रहे हैं कि भाई कोई भी ऐसा मसला नहीं है जो बातचीत की टेबल पर हल नहीं हो सकता। अभय सिंह जी, जेड तारड़, मानवता से बड़ा, इंसान की जान से बड़ा कुछ नहीं है। बातचीत की टेबल पर आइए, मामले को रिजॉल्व करिए और एक एक व्यक्ति की जान को बचाइए, वरना इस पूरी कहानी के दो बड़े विलेन कौन होंगे, कौन से मुल्क होंगे, ये दुनिया समझ गई है, जान गई है। शुक्रिया तारड़ साहब, शुक्रिया अभय सिंह जी, हमसे बात करने के लिए, ABP न्यूज़ के साथ एक साथ जुड़ने के लिए। अमेरिका और रूस दोनों का व्यू पॉइंट एक साथ आप पहली बार देख पा रहे थे, दोनों किस तरीके से अपनी बात पर अड़े हुए हैं, और दोनों की बात अगर माने तो यही लगता है कि परिस्थितियां अभी भी बहुत ज़्यादा फंसी हुई हैं, कुछ भी हो सकता है। अगले कुछ घंटे इस महायुद्ध के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल है। और अब बारी आज के सवाल पर आपके फाइनल जवाब को जानने की। मैंने आज आपसे अपने ट्विटर हैंडल पर यही सवाल पूछा था कि क्या परमाणु हमले की रूस की धमकी के बाद महायुद्ध, ऑप्शन ए था, खत्म हो सकता है, और ऑप्शन बी था महायुद्ध का खतरा और बढ़ सकता है। तो खत्म हो सकता है मानने वाले महज 28% लोग हैं और 72% लोग ये कह रहे हैं कि और ज़्यादा खतरा बढ़ सकता है। यानी दुनिया भी डरी हुई है जो कुछ रूस और यूक्रेन के बीच इस वक्त चल रहा है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।